अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच जंग समाप्ति का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान और इजरायल 24 घंटे में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान इजरायल जंग को बताया 12 दिनों का युद्ध। कहा, यह ऐसा युद्ध है जो बरसों चल सकता था, पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई, ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की तरफ बढ़ सकता है। कहा, मैं इजरायल को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी एयरबेस पर हमले से पहले चेतावनी के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया। इसी वजह से न तो किसी की जान गई और न कोई जख्मी हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर 14 मिसाइलें दागीं, जिनमें से 13 हवा में तबाह कर दी गईं और एक मिसाइल गैर खतरनाक दिशा में चली गई। ईरान ने सीज फायर प्रस्ताव की पुष्टि की। अमेरिकी मीडिया ने ईरान के डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से खबर दी। ईरान ने कतर और इराक के अमेरिकी एयरबेस पर किया मिसाइल अटैक। कतर के अल उदैद एयरबेस और इराक के असद एयरबेस पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरानी सेना ने अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल अटैक की पुष्टि की। ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया। कहा, जैसा हमला अमेरिका ने किया वैसा ही हमला हमने भी किया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कतर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का वीडियो जारी किया। कहा, अमेरिका ने जितने बम ईरान पर बरसाए उतने ही बम हमने भी बरसाए। ईरान ने सिर्फ अमेरिकी एयरबेस को टारगेट करने का दावा किया, किसी सिविलियन इलाके पर हमले से किया इनकार। अमेरिका ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल अटैक की पुष्टि की, किसी के हताहत होने से किया इनकार। ईरानी हमले के बाद अलर्ट बोर्ड पर अमेरिका, कतर और इराक में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया। कतर की राजधानी दोहा में ईरान की कई मिसाइल्स को हवा में इंटरसेप्ट किया। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद कतर की राजधानी दोहा में दिखी दहशत। सायरन बजते ही लोग कामधाम छोड़कर सड़कों पर निकल आए, आसमान में जाती हुई मिसाइलें देखने लगे। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले को इजरायल ने बताया उसकी दुश्मनी का प्रमाण। इजरायली प्रवक्ता ने कहा, इससे साबित हो गया कि ईरान एक आतंकवादी देश है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने क्षेत्र में तनाव दूर करने की अपनी अपील को दोहराया। कहा, सैन्य कार्रवाई कोई हल नहीं, शांति का एकमात्र रास्ता कूटनीति है। ईरान इजरायल के बीच जंग का आज 12वां दिन। इजरायल ने सोमवार को तेहरान में मिलिट्री बेस को टारगेट किया, IRGC के मुख्यालय पर हमला किया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का दावा, ईरान के आंतरिक सुरक्षा बलों के कमांड और कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया। तेहरान में सरकारी इमारतों से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इजरायल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हमले का दावा किया। ईरानी फाइटर्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स को उड़ाने का भी दावा। इजरायल सेना के मुताबिक हमले में ईरान के रनवे, अंडरग्राउंड हैंगर्स, एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, F-14, F-5 और AH-1 एयरक्राफ्ट को तबाह किया। इजरायली सेना ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट के पास की सड़कों को डैमेज किया। प्लांट से एक्सेस रोकना इसका मकसद। ईरान ने इजरायल के अशदोद और हाइफा समेत कई इलाकों को टारगेट किया। सायरन गूंजते ही शेल्टर्स और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस की तरफ भागते नजर आए इजरायली लोग। इजरायल के खिलाफ जंग में ईरान को रूस का मिला समर्थन। अमेरिका के हमलों को बताया निराधार। दोनों देशों में तनाव कम करने की पेशकश की। ईरान के विदेश मंत्री की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। रूस बोला, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक का इरादा गलत था। पुतिन से मुलाकात पर बोले ईरानी विदेश मंत्री, अमेरिका को इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का बयान, ईरान बर्बाद हो रहा है। सुप्रीम लीडर समेत कई नेता भागने की फिराक में हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बोले, ईरान गलत काम कर रहा था, इसलिए अमेरिका और इजरायल ने हमला किया। जंग का कच्चे तेल की कीमतों पर असर, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने सभी देशों से इसे न बढ़ाने की अपील की। अमेरिका में ईरान के पलटवार से आतंकी हमले का खतरा, DHS ने सभी नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 290 यात्रियों को लेकर एक और फ्लाइट पहुंची हिंदुस्तान। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया विमान। स्वदेश लौटने पर अपनों से मुलाकात कर भावुक हुए लोग, सरकार को कहा शुक्रिया। ईरान इजरायल जंग के बीच बीजिंग में NSA अजीत डोवल की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हुई मुलाकात। आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने पर जोर दिया गया। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में आध्यात्मिक नेता नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्ता के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक है। अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही बैठक में यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। गुजरात और पंजाब की जीत पर आप के चीफ अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, कांग्रेस और बीजेपी के साठगांठ को जनता ने नकारा। राज्यसभा जाने के फैसले से केजरीवाल ने किया इनकार। कहा, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी अगले उम्मीदवार का नाम। लुधियाना उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा जीते, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। गुजरात के विसावदर सीट जीतने पर गदगद आम आदमी पार्टी। गोपाल राय बोले, इस सीट पर ऑपरेशन लोटस किया, लेकिन जनता ने हम पर भरोसा जताया। अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी का बयान। गुजरात कांग्रेस चीफ शक्ति सिंह गोहिल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। विसावदर और कड़ी उपचुनाव में मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी ली। समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायकों को निकाला।
अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे पार्टी से निष्कासित। सपा से निकाले जाने पर बोले मनोज पांडे, मैं 2024 में बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूं, वो मुझे कैसे निकाल सकते हैं। सपा से निकाले जाने पर भड़के राकेश प्रताप सिंह, कहा सपा में कई लोगों में असंतोष है, पार्टी छोड़ देंगे। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का तंज, हाशिए की तरफ बढ़ रही समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक BR पाटिल ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया, राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र का बयान, कहा कांग्रेस विधायक के आरोप गंभीर, सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन। बंगाल के कालीगंज सीट पर उपचुनाव की काउंटिंग के दौरान धमाका, 13 साल की एक बच्ची की मौत। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी बोले, टीएमसी के लोग ये सब नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे पूरा होगा, सब कुछ ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। बम धमाके के मामले में पुलिस की कार्रवाई, नादिया से टीएमसी कार्यकर्ता को पकड़ा। अदार शेख पर विक्ट्री रैली में धमाका करने का आरोप है। घटना पर सीएम ममता बनर्जी ने दुख जताया, पुलिस को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। टीएमसी नेता कुणाल घोष कालीगंज घटना को बताया दुखद, कहा घटना को अंजाम देने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। कुणाल घोष बोले, कालीगंज उपचुनाव हार गई बीजेपी, इसलिए विधानसभा में किया हंगामा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। एयर इंडिया कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं बरसी पर आयरलैंड में हुआ कार्यक्रम। कॉर्क में पीएम मार्टिन और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आतंकवाद को मानवता के लिए बताया गंभीर खतरा, सभी देशों से इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने भी कनिष्क हमले को याद किया, बोले समय के साथ इसके जख्म और भी गहरे हुए, आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से लड़ाई जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राजनाथ सिंह, हमने अपने लक्ष्यों को हासिल किया, आतंकवादियों के मन में डर पैदा किया। पहलगाम आतंकी हमले की जांच हुई तेज, रविवार को गिरफ्तार हुए 2 आरोपियों की 5 दिन की NIA रिमांड में भेजा गया। दिल्ली में 4 से 6 जुलाई तक होगी RSS की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत सभी क्षेत्र प्रमुख प्रांत प्रचारक शामिल होंगे। हाईकोर्ट ने बाटला हाउस इलाके की 7 प्रॉपर्टीज को तोड़ने पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। महाराष्ट्र के ठाणे में बुलडोजर एक्शन को लेकर जबरदस्त हंगामा, कोर्ट ने खान कंपाउंड में 17 इमारतों को गिराने का दिया आदेश। उत्तराखंड पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोका चुनाव। मुंबई में मनसे का सिग्नेचर कैंपेन, महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने के फैसले का विरोध किया। मध्य प्रदेश के गुना में बारिश बनी मुसीबत, 20 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, 3 लोगों के शव बरामद हुए। बारिश की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश हुई, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव, सड़क यातायात पर पड़ा बुरा असर। मुंबई में कुर्ला स्टेशन पर ओवरहेड तार टूटा, मध्य रेलवे की फास्ट लाइन, लोकल सेवाएं प्रभावित हुई। मौके पर चलाया गया मरम्मत का काम, लोकल सेवाएं प्रभावित होने से यात्रियों को हुई काफी परेशानी। भारी बारिश के बाद सूरत के कपड़ा बाजार में जल भराव, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल भराव की वजह से लोगों को काफी नुकसान हुआ है, सुरक्षित जगहों पर सामान पहुंचाया गया। कई दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया, सड़कों पर आवाजाही में हो रही है भारी परेशानी। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में एक बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, काफी दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी, आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीमेंट से भरी ट्रॉली बैग में रखा आंशिक रूप से सड़ चुका एक शख्स का शव मिला, बदबू आने के बाद पुलिस को दी गई थी खबर। फॉरेंसिक और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, शख्स की पहचान करने की कोशिश की जा रही। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 35 से 40 साल के बीच है, करीब 2 दिन पुराना यह शव बताया जा रहा। यूपी के मेरठ में तैनात ट्रैफिक पुलिस का TSI सस्पेंड, सुमित वशिष्ठ ने एक दुकान से कपड़े चुराए थे। गुजरात पुलिस ने चेन्नई से एक महिला को पकड़ा, कई राज्यों में स्कूलों, हॉस्टल्स और स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। हेडिंग्ले टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 350 रनों की जरूरत, भारत को 10 विकेट चाहिए। टीम इंडिया ने 371 रन का लक्ष्य दिया है। इंग्लैंड ने बिना दूसरी पारी में विकेट गंवाए 21 रन बनाए हैं। भारत के लिए दूसरी पारी में KL राहुल और ऋषभ पंत ने सेंचुरी जड़ी, दोनों के बीच 195 रनों की साझेदारी हुई। ऋषभ पंत ने 118 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाज पंत ने रचा इतिहास, इंग्लैंड में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। ऋषभ पंत टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बने। इससे पहले जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर ये कारनामा कर चुके हैं। हेडिंग्ले टेस्ट में ऋषभ पंत ने बतौर भारतीय विकेटकीपर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। ऋषभ ने दोनों पारियों में 252 रन बनाए हैं। भारत के पूर्व स्पिनर दिलीप जोशी का लंदन में निधन, 77 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस, दिल की बीमारी से पीड़ित थे। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पहली बार हिस्सा लेंगे। भारतीय वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे ये मुकाबला होगा।